In a three-phase induction motor, the number of poles in the rotor winding is always equal to the number of poles in stator winding. Always. अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जो डी ऑप्शन है दैट इज वैलिड फॉर विच मोटर, इंडक्शन, सिंक्रोनस, डीसी, दैट इज वैलिड फॉर विच मोटर, सिंक्रोनस, इंडक्शन, डीसी, की नंबर ऑफ रोटर पोल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। किसके लिए ए कंपल्सरी है? आंसर इज फॉर ऑल मोटर्स। फॉर ऑल मोटर्स। कोई भी ऐसी रोटेटिंग मशीन नहीं है, मतलब अगर मेन बात करें जिसमें क्या हो, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल्स। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो, लाइक एक ऐसा मोटर होता है जिसमें नंबर ऑफ स्टेटर टीथ एंड नंबर ऑफ रोटर टीथ, नॉट पोल, दोज आर डिफरेंस। कौन सा मोटर है वो, कौन सा मोटर था वो? नंबर ऑफ स्टेटर टीथ एंड नंबर ऑफ रोटर टीथ आर डिफरेंट, नॉट पोल के बारे में बात नहीं कर रहा। ये टीथ कॉन्सेप्ट किस मोटर में यूज होता था, ये तो बता दो। टीथ किस मोटर में यूज होता था? टीथ टीथ दैट इज फॉर स्टेपर मोटर। दैट इज फॉर स्टेपर मोटर। याद आया कुछ? नंबर ऑफ रोटर टीथ, नंबर ऑफ स्टेटर टीथ, नहीं याद आया? कोई बात नहीं। देखो, मतलब अभी बताऊंगा तो है नहीं, अभी फिलहाल क्वेश्चन से मतलब रखो, सीरीज से क्या लेना देना। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ रहा है ना? पेपर को साइड में रख दो, सामने क्वेश्चन आ रहा है उसको आंसर करो। ठीक है। बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिंपल। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ रोटर वाइंडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? लुब्रिकेंट यूज फॉर बॉल बियरिंग्स इज, दैट इज व्हाट? ग्रीस। क्या यूज होता है? ग्रीस यूज होता है। ठीक है यार। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द अपरेंट पावर इन एसी ऑपरेशन? बोलो, व्हाट इज द अपरेंट पावर इन एसी ऑपरेशन? आंसर इज बी। सिंपल यार, हमने पढ़ा हुआ है, यस इक्वल टू वॉट? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एसी की जगह मैंने डीसी बोला होता तो आंसर कौन सा सही होता? अगर मैं एसी की जगह डीसी बोला होता तो आंसर कौन सा सही होना था? अगर मैं एसी की जगह डीसी बोलता तो आंसर कौन सा सही होना था? जल्दी बोलो। ए भी सही होता, बी भी सही होता, क्योंकि डीसी के केस में आरएमएस एवरेज मैक्सिमम ऑल आर सेम। यस या नो? बोलो यार। ए भी सही होना था, बी भी सही होना था। ठीक है। तो एसी है तो लाइक की सिंपली प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर रिकमेंडेड टू द लाइट ऑन फैन सब सर्किट एज पर आईई रूल्स? इसको तो हमने क्लास में डिस्कस भी करा हुआ है। क्या था आंसर? सी, 800 वाट। क्या था? 800 वाट। ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फ्यूज इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? विच टाइप ऑफ फ्यूज is used for electronic circuit? Answer is A,
फेरुल कॉन्टैक्ट कैटरिज फ्यूज। ठीक है, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंड्यूट फिटिंग इज यूज टू ज्वाइन एडिशनल कंड्यूट पाइप इन लॉन्ग रन। सिंपली क्या है इसका आंसर? कपलर। ठीक है, क्या है? कपलर। देखो आपने देखा होगा ये जो कंड्यूट पाइप होता है, एक तो आपने देखा होगा एक ऐसा होता है, लाइक यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है, ये समझ रहे हो ना की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे देखा होगा आपने। और एक तो ऐसे कि लाइक कि बेंट टाइप से होता है, बेंट टाइप से, समझ पा रहे हो कि नहीं? और एक आपका ऐसे चारों तरफ होता है कुछ इस तरीके से, एक ऐसे चारों तरफ निकला होता है। अरे यार घरों में देखी होगी, मान लो चलो अभी तो दीवार के अंदर भी लगते हैं सारी चीज़ें, दीवार के अंदर भी लाइक ये चीज़ें लगती हैं। तो जब लॉन्ग रन हो, बहुत लाइक कि बहुत लॉन्ग लेंथ हो, तो एक रॉड तो एक से तो काम चलेगा नहीं, उसे दो लगाना पड़ेगा। तो दो को जोड़ेंगे किससे? विद द हेल्प ऑफ कपलर। इसको बोलते हैं कपलर, इसको बोलते हैं कपलर। एनी कंफ्यूजन? तो 6 का बेसिकली आंसर क्या है आपका? डी। ठीक है यार। नेक्स्ट, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ पीबीसी केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग? सिंपल, क्या होता है? आग लगने का खतरा होता है, आग लगने का खतरा होता है। ठीक है, तो आग लगने का खतरा होता है, दैट इज इनफ्लैमेबल एंड रिस्क ऑफ फायर। सिंपल है यार। यार अगर बाहर है तो कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ फायर है, अगर वही अंदर हो जाएगा दीवार के अंदर, ऊपर से पेंट वेंट कर दिया, तो रिस्क ऑफ फायर रहेगा क्या? बोलो, रिस्क ऑफ फायर रहेगा। तो दीवार के बाहर अगर लगा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? और कौन सी वायरिंग बोलते हैं? दीवार के बाहर ऊपर ही लगा रहे हैं विद द व्हाइट वायरिंग, मतलब वो उसके साथ केसिंग एंड कैपिंग के, तो क्या बोलते हैं उसको? केसिंग एंड कैपिंग। बट अगर वही दीवार के अंदर लगा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? दीवार के अंदर लगा रहे हैं तो क्या बोलते हैं अपन उसे? कंड्यूट। ठीक है ना? ठीक है, लाइक तो किसमें रिस्क ऑफ फायर कम रहेगा? किसमें रिस्क ऑफ फायर कम रहेगा? तो बेसिकली आंसर ही कंड्यूट, क्योंकि वो दीवार के अंदर है और ये तो बाहर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फॉल्ट इन अ फूड मिक्सर इफ इट रन्स इंटरमिटेंटली? बोलो यार। बेसिकली ये डैमेज ब्रशेस की वजह से हो रखा होता है, डैमेज ब्रशेस की वजह से, वर्न आउट ब्रशेज। ठीक है, जले हुए ब्रश, मतलब जल नहीं गया लेकिन जले हुए, लेकिन थोड़े थोड़े बीच बीच में डैमेज उस तरीके से ना। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज सिजल? अरे देखा होगा यार आपने, ये कारपेंटर के पास होता है वैसे ही, देखा है आपने? ये यहाँ पे काफ़ी नुकीला होता है, यहाँ पे काफ़ी नुकीला होता है यहाँ पे ना, तो लाइक उससे मैं बना, रुको, ऐसे याद नहीं रहेगा आपको, मैं इमेज दिखा देता हूँ तो आपको याद रहेगा ना। दिखा? इसको देखो, ये। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे? इससे क्या करेंगे? obvious सी बात है, रेक्टेंगुलर होल ही, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप में ही बनाएंगे ना। लाइक जब भी होगा, कैसे सर्कुलर बन सकता है क्या? इससे सर्कुलर बन सकता है।
नहीं ना, ठीक है। मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये तो आप लाइक कि आया हुआ क्वेश्चन है सामने आपके, क्या होगा 1/5000, दैट इज डी ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेस्ट टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग मैगर? क्या होगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। 11 का बी। ओके, नेक्स्ट 12, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क? क्या हो जाएगा? फॉल ऑफ पोटेंशियल मैथड, ठीक है। फॉल ऑफ पोटेंशियल मैथड। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ पर्सन रिसीव अ शॉक करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर? क्या हो जाएगा आपका आंसर? पेनफुल शॉक, ठीक है। पेनफुल शॉक। विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप एमसीबीज आर यूज्ड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गीजर, ठीक है। मतलब एल सीरीज टाइप एमसीबी कहाँ यूज किया जाता है? कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ पे हीटिंग क्रिएट करते हैं ना, हीट, मतलब प्योर रेजिस्टिव लोड हो या फिर हीट क्रिएट करते हैं, तो दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट 15, व्हाट इज द मेगा रीडिंग इन अ डेड शॉर्ट सर्किट वायरिंग? शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो ना। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। आंसर इज ए। वाई डिस्टॉर्शन ट्रांसफार्मर आर नॉर्म सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज ए प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार? ऑब्वियस बात है, आंसर इज डी और इजी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है यार। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? बोलो, तो सिंपल है। ये जो ग्लास है आपका क्या है? दिस इज नॉट एन इलेक्ट मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एट 300 केल्विन? तो याद रखना, दिस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम नॉट मिनिमम, जीरो। मैक्सिमम होता है इस 300 केल्विन पे, ठीक है। 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी होती है एक्सट्रिंसिक से, चाहे एक्सट्रिन, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। एक्चुअल क्वेश्चन इज लाइक कि कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बट चलो ठीक है, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत डोपिंग ही करा हुआ है, तो आंसर इज ए, ठीक है। 18 का ए। नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज हाईली डोप्ड? सबने करा हाईली डोप्ड इमीटर, जैसे नो। हाईली डोप्ड कौन है? इमीटर। और सबसे लाइटली डोप्ड होता है बेस, और मॉडरेटली डोप्ड होता है आपका कलेक्टर। और सबसे साइज में सबसे ज़्यादा दैट इज कलेक्टर, और सबसे कम बेस और मॉडरेट में आता है आपका इमीटर। एनी कंफ्यूजन? ठीक है यार। वाई डू वी यूज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर एज अ लार्ज सिग्नल क्लास ए एम्पलीफायर? क्यों? क्योंकि इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। वोल्टेज गेन इज हाई। नेक्स्ट, वाई देयर इज अ नीड फॉर हीट सिंक इन क्लास ए एम्पलीफायर? सिंपली क्या हो जाएगा इसका? टू कंट्रोल हीट डिसिपेशन,
to control heat dissipation. Okay, next. The transconductance of FET depends upon, so answer is gate to source voltage, गेट टू सोर्स वोल्टेज। अब देखो एफईटी वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ है ऑनलाइन क्लास में, बट वही है कि अभी ये थोड़ा सा अनसर्टेन इन्होंने पेपर, अभी तक हमने इतने पेपर किए थे, लाइक कि एफईटी का फुल फॉर्म या यूनिपोलर बाइपोलर ही पूछा था, बट इन्होंने पूछ लिया, मतलब कि पहली बार अभी हमने जितने पेपर किए थे, एक तो 173 में पूछा था इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इन्होंने सडनली पूछ लिया, तो लाइक ठीक है, और पूछा भी तो लाइक बेसिक नहीं पूछा हुआ है, ये एफईटी में चले गए हैं, तो पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, इस ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, बट वो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हुआ था, ठीक है, और काफ़ी टाइम से रिवीजन नहीं किया, तो नो डाउट आपको याद भी नहीं होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, बट ये है तो लाइक इससे आप ये समझो कि इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ फिक्स मतलब बस कॉपी पेस्ट करना है, जहाँ से भी मर्जी वहाँ से कर देंगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, एफईटी एक्ट एज ए कांस्टेंट सोर्स इन, एक्चुअली जो आंसर होता है दैट इज सैचुरेशन रीजन, बट इन लोगों ने आंसर ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, सैचुरेशन रीजन बेसिकली आंसर में ही नहीं दिया हुआ है, और मतलब ऑप्शन में ही, देखो मैं वैसे बता दूं आपको, ये तो बता सकता हूँ मैं कि एफईटी का ऐसा होता है कुछ, ऐसा होता है कुछ, तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ओमिक रीजन, इसको क्या बोलते हैं, ओमिक रीजन, और इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ या फिर पिंच ऑफ, सिंपली आप क्या बोल सकते हो, कट ऑफ भी बोलते हैं नॉर्मली, तो इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, पिंच ऑफ भी रीजन बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, और ये जो है इसको बोलते हैं सेचुरेशन रीजन, क्या बोलते हैं, सेचुरेशन रीजन, ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, और ये क्या है करंट, और ये क्या होता है वोल्टेज, तो एक बात बताओ, क्या ओमिक रीजन में आपको दिख रहा है कि करंट कांस्टेंट है, बोलो, क्या ओमिक रीजन में आपको करंट दिख रहा है कांस्टेंट है, बोलो यार, नहीं ना, देखो ना करंट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लाइक ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब ब्रेक डाउन रीजन इधर आता है, यहाँ पे आता है ब्रेक डाउन रीजन, तो आप बताओ लाइक इतने इन्फॉर्मेशन से आप बताओ किसमें करंट कांस्टेंट है, इतने रीजन से आप बताओ किसमें करंट कांस्टेंट है, ऑब्वियसली सैचुरेशन रीजन, इसमें सैचुरेशन देखो ना, लाइक करंट की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, बट वो ऑप्शन में दिया ही नहीं उन्होंने, ठीक है, तो ये पक्का मतलब लाइक कि चेंजेस होंगे आंसर की में, जो भी होगा, लाइक अगर कोई क्लेम करेगा तो, अ, एक मिनट, तो लाइक कि अ, अगर अगर ये करेक्ट करेंगे, लाइक इस रीजन में भी हो सकता है, अगर करेक्ट करेंगे इसी में से तो आंसर सी होगा, अगर करेक्ट करेंगे तो लाइक कि मतलब अगर ये ऑप्शन ही चेंज नहीं करना, अगर बोनस नहीं करेंगे तो आंसर को सी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है इस रीजन में थोड़ी देर के लिए करंट कांस्टेंट है, बट अगर बोनस करेंगे तो लाइक ये ऑब्वियस सी बात है, फिर तो देना ही पड़ेगा, सबको ही देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। 24, इसका बताओ, द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ drain current in a JFET is exerted by which of the following, तो अब देखो, ड्रेन करंट, ड्रेन करंट देखा जाए तो दो चीजों से बेसिकली, ड्रेन करंट किसकी वजह से किया जाता है, तो गेट रिवर्स बायस में जो वोल्टेज होगा ना,
आप ऐसे देखो ना, देखो, चलो मान लो मैक्सिमम लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, जेएफईटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। एक यहाँ पे एक रीजन हो, ये होता है ना, ऐसे, देखा है, याद आ रहा है कुछ जिन्होंने पढ़ा हुआ है? और यहाँ पे लाइक वोल्टेज लगाते हैं, और वो वोल्टेज में हमेशा किस में लगाते हैं, निगेटिव, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में। जब वोल्टेज बढ़ाते हैं ना अपन, तो ये जो है बेसिकली और पास आ जाते हैं, और कंडक्शन, जैसे ड्रेन टू सोर्स कंडक्शन होना बंद हो जाता है। तो बेसिकली किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, गेट टू करंट, ये रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से, गेट रिवर्स वोल्टेज। एक्चुअली इसकी वजह से ये भी होगा साइड जॉब डिप्लीशन रीजन, बट इसने पूछा कि प्राइमरी कंट्रोल, प्राइमरी कंट्रोल कौन कर रहा होगा, ये रिवर्स बायस गेट वोल्टेज। ठीक है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट 25, व्हेन अ जेएफईटी इज कट ऑफ इट्स लाइक एन, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो कट ऑफ में है तो किसकी तरह काम करेगा, ओपन, और सैचुरेटेड में है तो बेसिकली किसकी तरह काम करेगा, क्लोज। आंसर इज बी। ठीक है, तो 25 का बी। यार यही बात हुई ना, कट ऑफ में क्या करता है वो, ऑफ स्विच की तरह, और वैसे क्या करता है लाइक सैचुरेशन में ऑन स्विच की तरह। ठीक है, एक्टिव रीजन में एज ए एम्पलीफायर, और इनवर्स एक्टिव में क्या करता है, एज ए एटोनेटर। ठीक है ना, द गेट सोर्स डायोड ऑफ अ जेएफईटी शुड हैव, टू, गेट सोर्स अभी बात हुई ना, हमेशा क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। गेट सोर्स बेसिकली हमेशा क्या होना चाहिए, दैट इज रिवर्स बायस। नेक्स्ट, इन अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर रजिस्टर एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये 829 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स आर डबल देन वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल रिमेन सेम। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यार, किसी को डाउट है इसमें? जैसे सिंपल है यार, कि लेकिन जब सप्लाई वोल्टेज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, सप्लाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप रेजिस्टेंस बढ़ाओ चाहे घटाओ। अच्छा, कोई क्वांटिटी बढ़ेगी, कौन सी क्वांटिटी घटेगी फिर, लाइक पहले आर था, आर था, फिर क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया, यहाँ पे 2R कर दिया, यहाँ पे भी क्या कर दिया, 2R। तो जितना वोल्टेज पहले V/2 इसके क्रॉस था, V/2 इसके क्रॉस, अभी भी कितना होगा, V/2 एंड V/2। यस या नो? ये बात क्लियर हुई क्या सबको? बोलो यार, आप चाहे 2R की जगह 5R कर दो ना, 5R, तब भी क्या होगा, लाइक इस सेम वोल्टेज। तो क्या कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्या कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नहीं, करंट तो कम होता चला जाएगा ना, करंट तो कम होता चला जाएगा। फिर यार, तो 27 का बी। 27 का बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, बोलो कितना होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टेज सोर्स जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल अंडर अप्लाइड लोड, क्या होगा इसका आंसर? बोलो यार, देखो ये क्वेश्चन भी गलत है एक्चुअली, ये क्वेश्चन गलत है। एक्चुअली इससे क्या पूछना चाहिए था,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल अंडर अप्लाइड लोड्स। क्योंकि अगर मटेरियल की ग्रेन साइज चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा, मतलब चेंज होगा। शेप शेप चेंज करने के साथ भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, और उसके अंदर अगर डिफेक्ट्स हैं तो भी चेंज होगी। तो सिर्फ सॉरी, एक मिनट, ग्रेन साइज की वजह से भी चेंज होगा, अगर अलॉयज मिलाओगे तब भी चेंज होगा, इम्परफेक्शन एंड डिफेक्ट्स मिलाओगे तब भी चेंज होगा। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, शेप ऑफ मटेरियल। एक बार सोच के देखो कि कोई मटेरियल है, उसको अगर आप शेप में चेंजेस करते हो, शेप में चेंजेस करते हो तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब क्वेश्चन ही बेसिकली इनका है गलत। एक क्वेश्चन है इनका गलत। या तो ये करेंगे बोनस इसको, क्योंकि इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो एक्चुअली ग्रेन साइज भी अफेक्ट करता है, कंटेंट ऑफ अलाइज भी अफेक्ट करता है, इम्परफेक्शन एंड डिफेक्ट्स भी बेसिकली अफेक्ट करता है। तो जो अफेक्ट नहीं करता दैट इज शेप ऑफ मटेरियल। ठीक है यार, आप इसको वैसे मत रिलेट करो सर, एक मोटा सा सरिया है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसको शेप चेंज कर देंगे कम स्ट्रांग हो जाएगा, उस वे में नहीं बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। खैर एक क्वेश्चन बोनस होएगा ही। ठीक है, 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 31 का सी, सॉरी, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, सो दैट इज व्हाट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों ही होंगे, सिंपल सी बात है, दोनों ही होंगे। ठीक है, दोनों ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिफाइन द टेम्परेचर एट विच, एक मिनट, एक, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिफाइन द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो बेसिक बात है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग कौन सा नहीं है। तो बेसिकली प्रोटेक्ट कौन करेगा, मेटालिक। तो अगर नॉन मेटालिक कंपोनेंट से कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। आंसर इज ए। ठीक है, तो 33 का ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अमॉर्फस मटेरियल, अमॉर्फस मटेरियल टू एक्चुअली एली लेड। ठीक है, जो लेड होता है दैट इज अमॉर्फस मटेरियल, मतलब ग्लास, रबर और प्लास्टिक ये सारे क्या हैं, बेसिकली आपका अमॉर्फस। देखो एक क्रिस्टलाइन होता है और एक अमॉर्फस होता है। चलो मटेरियल में बात करें। 35, 35, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन लेयर इज प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर इन केबल्स डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है यार, 35 का ए। नेक्स्ट, इन विच मटेरियल द मैग्नेटिक एनिस्ट्रोपी इज फॉलोड। तो obvious सी बात है फिनोमिना किसका है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है कि
एक प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल डिपेंडेंट रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। नहीं समझ में मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी बेसिकली क्या है? ये है एक प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? डिपेंडेंसी ऑफ एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑन द डायरेक्शन इन विच इट इज मेजर्ड। मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसा है जो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। समझ रहे? मतलब ये बेसिकली डायरेक्शनल डिपेंडेंसी है बेसिकली, ठीक है। खैर, तो सी इसका आंसर है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दोज विच हैव परमिबिलिटी, क्या होगा बोलो 37 का। फेरोमैग्नेटिक का क्या होता है? बहुत ज्यादा। अब देखो, ग्रेटर देन दैट और कंसिडरेबली ग्रेटर। यार कंसिडरेबली का आप मतलब क्या समझ रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। जिसको कंसिडरेबली का मतलब नहीं समझ में आया, हिंदी पढ़ सकता था ना। बहुत ज्यादा, तो आंसर इज व्हाट? बी ना। यस या नो? नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का परमिबिलिटी 1000 के आसपास होता है अगर रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करें, इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, दैट इज मच लार्जर ना। यस या नो? यार कंसिडरेबली ग्रेटर का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आंसर क्या होगा? बी 38। इसका बोलो। Which of the following attributes explain why pure metals are not frequently used in engineering application? तो सिंपल यार, सॉफ्टनेस की वजह से, सॉफ्टनेस की वजह से, ठीक है। Which element of hydroelectric power plant prevents the penstock from water hammer phenomena? कौन बचाता है? सर्ज टैंक, ठीक है यार, कौन बचाता है? सर्ज टैंक। ओके। विच ऑफ दीज इज अ फिसाइल फ्यूल? तो आंसर इज थोरियम, ठीक है। थोरियम है आपका फिसाइल। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट? तो क्या क्या होते हैं? बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, कंडेंसर होता है और पंप होता है। तो आंसर इज सी, ठीक है। विच ऑफ द विच ऑफ दीज इज एन आउटपुट ऑफ अ फर्नेस? आउटपुट फर्नेस का क्या होता है? फ्लू गैसेज, फ्लू गैसेज, फ्लू गैसेज बॉयलर से निकल करके कहाँ जा रही होती हैं? फ्लू गैसेज बॉयलर से निकल के कहाँ जा रही होती हैं? फ्लू गैसेज, वेरी गुड, इकोनोमाइजर में। कहाँ से कहाँ पे जा रही होती हैं? इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में क्या करती हैं वो? इकोनोमाइजर में क्या करते हो? जो फीड वाटर पंप होता है, तुम पूरा पावर प्लांट ही, हाइड्रो पावर प्लांट की वो बदल दो। कंडेंसर वहाँ कहाँ से होने लगा कंडेंस? वो गर्म करने के लिए है ना। अब देखो यार, एक बार फिर से सारा फिनोमिना ही देख लो। सबसे पहले क्या होता है? कोल लाते हैं, एक कोल पावर प्लांट का है ना, ठीक है। और उसको उसको क्या करते हैं? उसका पल्वराइजेशन करते हैं, लाइक उसे बारीक टुकड़ों में बेसिकली तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, कोल हैंडलिंग प्लांट में। उससे क्या होता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो हीटिंग अच्छी मिलती है। उसके बाद उसको भेजते हैं बॉयलर में। कहाँ पे भेज रहे होते हैं अपन? कहाँ पे भेज रहे होते हैं? बॉयलर में। और बॉयलर से बेसिकली किसमें जा रहा होता है? सुपर हीटर। बॉयलर से जो हीट जा रहा होता है, मतलब यहाँ पे सुपर हीटर, सुपर हीटर में और ज़्यादा हीट क्रिएट होता है। सुपर हीटर से लाइक ये स्टीम कहाँ जा रही होती है? सुपर हीटेड स्टीम, स्टीम टरबाइन में। और इसी सुपर हीटर से
बेसिकली क्या निकल रहा होता है, फ्लू गैसेज, जो कि कहाँ जा रही होती है, इकोनोमाइजर में। अब ध्यान से देखो, ये जो कंडेंसर है, स्टीम टरबाइन से जो पानी निकलेगा उसे कंडेंस करेंगे, कंडेंस करके यहाँ पे वाटर लो, मतलब यहाँ पे फीड वाटर पंप के थ्रू इस पानी को यहाँ पे ले करके कहाँ पे जाएंगे, इकोनोमाइजर में। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्रेश वाटर यूज करते हैं तो उसको गर्म करने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू जो वाटर ऑलरेडी हीटेड स्टेट में है। यस या नो? ठीक है यार। तो अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सर फिर ये जो सुपर हीटेड स्टीम है उसी को उठा लो, तो वो नहीं उठा सकते आप। उसको आप ले जा पाओगे क्या? गैस को आप कहीं ट्रेवल करा पाओगे? स्टीम को कहीं ट्रेवल करा पाओगे आप? नहीं ना। लाइक कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कंडेंस करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा। कंडेंस करके बस इतना कंडेंस करना है कि टेम्परेचर तो लाइक ठीक ठाक ही हो, बस इतना कंडेंस करना है कि वो किस फॉर्म में आ जाए, लिक्विड के फॉर्म में आ जाए। जो थोड़ा बहुत कंडेंसर की वजह से, जो कंडेंसर की वजह से बेसिकली क्या हुआ, हीट। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाइक कि कोल एफिशिएंट थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कम इसीलिए होती है ना। देखो, अननेसेसरली उसे ठंडा कर रहे हैं, फिर वापस ले जाके गर्म करेंगे, तो दो दो बार लॉस हो रहा है कि नहीं? अगर हम ठंडा ना करते, डायरेक्टली यूज करते, तो लाइक डबल बेनिफिट होता। यस या नो? यही वजह है कि थर्मल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है, कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ओनली। मतलब हाँ, ये भी ज़्यादा बता दिया मैंने, 40, लाइक कि बिटवीन 25 से 30। ठीक है ना, बिटवीन 25 से 30। खैर, तो यहाँ से जो फीड वाटर पंप है उसको फिर से गर्म करना है, तो उसको किसकी हेल्प से करते हैं, इकोनोमाइजर की हेल्प से करते हैं। और फिर वहाँ पे एयर प्री हीटर क्यों, ताकि जो ऑक्सीजन हम वाटर को गर्म करने के, सॉरी, एयर प्री हीटर क्या करता है, जो बॉयलर में आप कोयला यूज करोगे जलाने के लिए, उसको ऑक्सीजन की नीड होगी। और वो ऑक्सीजन बेसिकली हमें कहाँ से मिलने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर से लेंगे। तो अब वो, अगर एक दो सिचुएशन है कि एक आप नॉर्मल एयर ले रहे हो या एक हीटेड एयर ले रहे हो, तो किस केस में इफिशियंसी ज़्यादा आएगी, हीटेड में या नॉर्मल में? हीटेड में। ठीक है ना। तो इसलिए अपन उसे हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर में हीट कैसे करते हैं, कोयले से? किससे करते हैं एयर प्री हीटर में? एयर को हीट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेज, विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेज। तो पहले इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से फिर, इकोनोमाइजर से मतलब, इकोनोमाइजर से देखो, ये फ्लू गैसेज निकली कहाँ से, सुपर हीटर से। पहले कहाँ गई, इकोनोमाइजर में, किसको गर्म किया, पानी को। फिर कहाँ गए, एयर प्री हीटर में, किसको गर्म किया, वाटर को। फिर उसके बाद चिमनी के। द बेस्ट कैपेबल अल्टरनेटिव सोर्स विच इज कैन मीट द फ्यूचर एनर्जी डिमांड। बोलो। न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है, देखो, थर्म हाइड्रो पावर प्लांट, पानी वैसे भी सूख जा रहे हैं, मतलब ऐसे ना, पहले जब वाटर का लेवल ठीक ठाक होता था, वो भी नहीं है। थर्मल पावर प्लांट मैंने बताया था कि अगले 100 150 साल में, 200 साल में कोयला खत्म होने वाला है। ठीक है, अगले 200 साल में ऐसे ही चलता रहा तो कोयला खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज न्यूक्लियर। न्यूक्लियर ठीक ठाक अमाउंट में है, फिर अपन क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, और उसका जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। यूरेनियम का खर्चा तो है ही ज़्यादा, उसके बाद लाइक उसके लिए जो प्रोटेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ ऑप्शन फॉर फ्यूचर एनर्जी डिमांड। ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने जियो थर्मल लगाया होगा जहाँ तक, लेकिन जियो थर्मल तो कोई लॉजिक ही नहीं बनाता। एक बार सोलर सेल होता तो लगाते, तो समझ में आ रहा होता। यस या नो? एक बार सोलर सेल लगाते, जियो थर्मल से कितना जनरेट कर। हाँ,
ये देखो, ये है जियोथर्मल पावर प्लांट। देखो मुझे हीट चाहिए, तो यहाँ पे अर्थ के अंदर का जो हीट है, उसको अपन यूज़ करते हैं। जैसे कोयला यूज़ करते हैं, वैसे अर्थ के अंदर का हीट यूज़ करते हैं और बाकी सारी चीज़ें थर्मल पावर प्लांट की तरह होती है। याद रहेगा? बोलो यार, ठीक है? तो दैट इज़ जियोथर्मल। तो खैर हमारा वो आंसर नहीं है, आंसर इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट यार, which of the following are not taken as operation and maintenance cost economics of nuclear power plant? क्या है इसका आंसर? तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। डन। ओके, व्हाट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट? न्यूक्लियर पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्या होती है? तो दैट इज 30 to 40%, 45 का सी। ठीक है यार। रैंकिन साइकिल ऑपरेशन ऑन लो प्रेशर लिमिट ऑफ P1 एंड हाई प्रेशर लिमिट ऑफ P2, इसका बेसिकली जो आंसर होने वाला है दैट इज ए, हैज हाई थर्मल एफिशिएंसी देन कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन सेम प्रेशर लिमिट। इन रैंकिन साइकिल द वर्क आउटपुट। अच्छा एक बात और, आप चलो जो हो गया सो हो गया, अब आप ही लोगों ने रोक रखा था, नहीं तो मैंने तो उस दिन शाम को वैसे भी करा देना था। मेरा तो वही होता है कि आप लोगों को तो छुट्टी चाहिए होता है 3 3 दिन की, वरना मैंने अगर क्लास रखनी होती तो वही पेपर डिस्कस कराना होता। खैर 47 टू लाइन में ठीक है, मेरे पास पेपर पहुंचा देना कोई, मैं सॉल्व करके ग्रुप में डाल दूँ। एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी नहीं था कि ये ऐसा मतलब सोच भी सकते हैं, वैसा आपकी कोई गलती नहीं है। खैर चलो कोई नहीं यार, मैं कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी ना इसमें, 22 ही थी यार। और जो आ रहा है SSC लाइनमैन उसमें कितनी है? 160, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। तो 7, समझ रहे हो? मतलब आप सिंपल समझो, 7 से 8 गुना ज़्यादा है। यार छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, इस पे फोकस करो ना। ठीक है, आप ऐसे समझो कि लाइक कि, और अच्छा एक बात और, लाइक जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें देखो क्या है कि अ, ऐसे क्वेश्चंस के लिए परेशान भी नहीं होते। ये सारे क्वेश्चन ना मतलब ठीक है, अगर किया हुआ है तो ठीक है, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो मतलब वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा हुआ है, बाकी नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है यार। तो ऐसे क्वेश्चन ना डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। देखना, स्टिल आपसे क्वेश्चन नहीं हुए ना, स्टिल बता रहा हूँ, आप लोग अगर मान लो इन केस, जैसे अब एक्चुअली क्या है ना, ऐसे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि लाइक जिन्होंने वो वेबसाइट से लगाई होगी, ठीक है, तो उस एक पर्टिकुलर वेबसाइट था पेन फाउंड्री करके, वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया था। बड़ा गुस्सा आया था बस। खैर, तो
क्या था, मतलब लाइक ऐसे कॉपी पेस्ट। अब वही है कि वो डिफरेंस ना, मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट फिर वही है कि लाइक वो डिफरेंस खत्म हो जाता है। लाइक आप पढ़ के जा रहे हो, आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक जो लगा दिया ठीक है, वहां से आ गया। तो चीजें ना मतलब कहीं ना कहीं जो लेवल है वो गिरा रही होती है। देखते हैं कब खैर, तो ये आपका 47 ये था यार। सैन फाउंड्री करके है ना कोई। हालांकि मैं इसके क्वेश्चन अभी मैं तुम्हारे ऐप पे आज मैंने टेस्ट लिया था, उस पे इसी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टेस्ट दिया था मैंने। तो आप अभी जो टेस्ट जो भी डेली होंगे ना अटेम्प्ट करो आप, क्योंकि मतलब कोशिश यही है कि देखो यार ये चीज़ स्किप हुई, बाकी तो सारे क्वेश्चन लगाया हुआ है मैंने। अभी वेबसाइट वाला भी ऑप्शन दिया, कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब हर तरीके से तैयार होना है यार, कुछ भी करें हो, ठीक है। तो अभी जो बच रहा है लाइक ऐसे मैंने रैंडम डाल देना है। आप जब भी टाइम मिले, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, आपके सामने डायरेक्ट आंसर आते जाएंगे। आप लगा सकते हो वहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास लाइक ऐसे टाइम बच रहा है तो आप लगाओ, कोई इशू नहीं। वहाँ से लगाओ चाहे ऐप पे, क्योंकि ऐप पे पता नहीं पूरा डाल पाऊंगा नहीं डाल पाऊंगा, अगर आपकी मर्जी है। बट ये है कि ऐसा भी नहीं कि आप ये गलती भी मत करने लगना कि लाइक चलो दिन 24 घंटे उसी को लेके बैठे हो। अब थोड़ी नहीं देंगे यार, ठीक है ना। बट हाँ, हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं देंगे, तो 1-2 घंटे लेके बैठ जाना। बाकी तो यार जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है उस आपके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों ने ना जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए वो भी गलत करा हुआ है, समझ रहे हो। तो अगर आप उस पे भी अभी जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए उसमें भी अगर आप जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ना उसको भी सही करते, तो भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने थे, ट्रस्ट करो बहुत अच्छे होने थे। लेकिन आप लोगों ने उसमें भी गलती करी हुई है, थोड़े थोड़े मुझे आपके आंसर से भी लग रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो आप। ये मैटर ही नहीं करता, ये डाटाबेस क्वेश्चन डिसाइड करते हैं आपके कॉन्सेप्ट ही। खैर, 47 का आंसर क्या है आपका यहाँ पे, बी। चेंज इन एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इफिशियंसी ऑफ रैंकिंग साइकिल। क्या होगा इसका। नहीं, 48 का आंसर है बी, रीजनरेशन यूज ऑफ स्टीम फॉर हीटिंग बॉयलर फीड वाटर। यार इसने ओवरऑल एफिशिएंसी थोड़ी नहीं पूछा है। अगर ओवरऑल एफिशिएंसी पूछता थर्मल पावर प्लांट का, तब आप बोलते हैं ना ए बी सी डी, यस ए बी सी, यस या नो। इसने किसका पूछा है, रैंकिन साइकिल का, सिर्फ रैंकिन साइकिल का। समझ में आया। वो जो साइकिल होती है लाइक उसमें सिर्फ उसका पूछा है, तो आंसर इज बी बेसिकली, ठीक है। ओके, सिंपल रैंकिंग साइकिल प्रोड्यूस 40 मेगावाट ऑफ पावर, 50 मेगावाट प्रोसेस दैट रिजेक्ट द, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, लाइक कि कितना यूज कर रहे हो डिवाइड बाई टोटल। तो यूज कितना कर रहे हो, 40 मेगावाट, 50 मेगावाट एंड हीट रिजेक्ट 60 मेगावाट, तो टोटल कितना है 40 50 60, आई थिंक 150, 90, 150। और उसमें से अननेसेसरी कितना है 60, मिल कितना रहा है 90, इंटू 100 कितना आ जाएगा देखना जरा, 2/3, आई थिंक 60 आएगा क्या, 60 मेगावाट, आंसर इज बी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है कि लाइक काफ़ी लोगों के क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, ठीक है। तो वंस अगेन परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट वाले गलत हो रहे हैं उसके लिए परेशान हो, ठीक है। 50।
consider a uniform electric field in the z direction, the potential is a constant. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ना, तो पोटेंशियल हमेशा बेसिकली क्या होता है, जीरो। सही है सर। माइनस डेल भी। हम्म। तो लाइक कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बेसिकली आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। आंसर इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 50, कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन जेड, द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट, देन इस डायरेक्शन में सारे डायरेक्शन। 51 5 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द आउटपुट वोल्टेज इज। क्या होगा यार, 51 का डी। ठीक है, 51 का डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। और अगर यही मैं बोलता कि परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तब क्या बोलते हैं आप, परमानेंट मैग्नेट बनाना है तब क्या बोलते हैं आप। नहीं, कॉपर निकल नहीं, वो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है। हाँ, 53। हाँ, अल्निको, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट। 53 बताओ। 53 एलईडी। 54 magnetic force acting on a positive charge moving perpendicular to the magnetic field with a unit velocity is called। देखो, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अगर आपको याद हो तो आई थिंक ऐसा था, बी ई एल साइन थीटा। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन, नहीं नहीं सॉरी, क्यू भी क्रॉस बी, ऐसा ही था कुछ। हाँ, यही था, क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद अ यूनिट वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। आंसर इज सी। आंसर इज 55 टू improve the power factor in three phase circuit, the capacitor bank is connected to delta to make। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओके। एक बात बताओ, सिंपल एक बात बताओ, लाइक एक कैपेसिटर कनेक्टेड है स्टार में, उसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। सपोज दिस इज सी, सी, सी। अभी बताओ 3C होगा या C/3 होगा, बस ये बता दो। इसमें कन्वर्ट हो रहा है स्टार से डेल्टा में, तो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, बट एक कैपेसिटर है तो 3 से डिवाइड होगा, यस या नो। बट एक कैपेसिटर है तो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। सम स्टार से डेल्टा, सम पहले, तो सम से नॉर्मली 3 से मल्टी, अगर रजिस्टर होता है इंडक्टर होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, बट ये डेल्टा है तो इसलिए क्या होगा, 3 से बेसिकली डिवाइड होगा। एनी कंफ्यूजन। अब अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज और डिक्रीज,
द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? आंसर इज डिक्रीजिंग। तो हम चाहते क्या हैं? द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज हाई और लो? द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस शुड बी हाई और लो? हाई क्यों चाहोगे आप? अगर हाई ही चाहिए था तो फिर कैपेसिटर की वैल्यू घटा क्यों रहे थे ट्रांसमिशन लाइन में से? कैपेसिटर की वैल्यू हमें लो ही चाहिए होती है, ठीक है? तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो मान लो आपको हाई लो का आइडिया नहीं था, बट अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते तो आपको खुद पता चल जाता कि स्टार की जगह डेल्टा यूज करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है? बोलो, डिक्रीज ना? यस या नो? लाइक ये सारे कॉमन सेंस है, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको भी गलत करके आ गए हो आप लोग। किसी का सही नहीं हुआ, किसी का हुआ है सही? एनीवन? वेरी गुड। द परसेंटेज ऑफ पावर इंक्रीज फ्रॉम? यार इसका आंसर तो वैसे ए दिया हुआ है, लेकिन अभी कहाँ से आ रहा है इसका थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन से तो नहीं आएगा ये। प्रैक्टिकली अगर ये बता रहे हो तो नहीं बता सकता मैं। कैलकुलेशन से तो द परसेंटेज ऑफ पावर इंक्रीज फ्रॉम सिंगल फेज टू थ्री फेज, लाइक एक सिंगल फेज है उसको थ्री फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन का ना लॉजिक ही नहीं बनता, पता है क्यों नहीं बनता? आप बताओ तो सही कि आप कांस्टेंट क्या क्या रख रहे हो? वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रख रहे हो, कंडक्टर की मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रख रहे हो, रख क्या रहे हो कांस्टेंट? लेकिन ऐसे तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि एक ही वाइंडिंग से तीन फेज बनाना है, या जितने की एक वाइंडिंग है मुझे उस तरीके से दो और फेज लेने हैं? मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं आप? अब मुझे कैसे पता लगेगा कि लाइक एक ही को तोड़ करके लाइक तीन अलग अलग फेजेज बनाने हैं, या फिर एक फेज है दो और लाके लगाने हैं? तो वो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे जो ऐसी हैं लाइक जो कि बेसिकली एग्जैक्टली आंसर तो नहीं देने वाले हैं, ठीक है? बट फिलहाल मतलब ये मैक्सिमम जगह इसका आंसर ए दे रखा है, तो उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ कि इन केस अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ए लगा देना, ठीक है? फिलहाल अभी इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विच इज अ डिजिटल ट्रांसड्यूसर? बोलो, डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या है? दैट इज इनकोडर, ठीक है? दैट इज इनकोडर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डर गिव स्लो रिस्पॉन्स? दैट इज गैलोनोमीटर। द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक 59, इसका क्या है? द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी एम्पलीफायर इज इट्स, इसका आंसर है आपका सर एलवीडीटी। किस में आता है एलवीडीटी? वो ट्रांसड्यूसर है, डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, वो आपका डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए आता है। मेजरमेंट का लास्ट चैप्टर है ट्रांसड्यूसर, तो उसमें बेसिकली कोई डिस्प्लेसमेंट छोटी बहुत छोटा सा नॉर्मल सा डिस्टेंस मेजर करना है सेंटीमीटर में, शायद वो माइक्रोमीटर तक मेजर करता है। उस डिफरेंस को अगर मेजर करना है तो दैट इज एलवीडीटी, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए होता है। तो 59, 59 के लिए आंसर इज ए। द सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गॉज इज नॉर्मली ऑफ द ऑर्डर ऑफ? आंसर इज
डी। फाइबर ऑप्टिक्स सेंसर कैन बी यूज टू सेंस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, पावर, करंट, रेजिस्टेंस। क्या कर सकते, कर नहीं सकते, जो है झेलना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत उनको नहीं, ज़रूरत हमें है। 61 की 62। बोलो। When the ammeter is inserted in the circuit current will क्या होगा? डिक्रीज। यार, अगर आप सर्किट में इंसर्ट करते हो अमीटर, तो अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो लाइक कि क्या होगा बेसिकली, उसका करंट, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा ना। यस या नो? डन। एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया हुआ है, ऐसे बताना एक बार। एक, दो, ओके। अब ये तो डाटाबेस नहीं है, ये तो डाटाबेस नहीं है ना। वही मैं बोल रहा हूँ यार, डाटाबेस्ड कभी रैंक डिसाइड करता ही नहीं है। कॉन्सेप्चुअली अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखो, सिलेक्शन होगा। ये छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे सिलेक्शन को दूर ले जाएंगी तुमसे। सोचो ना, अमीटर में रेजिस्टेंस इंसर्ट करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, करंट घटेगा। इसमें गलती करने का क्या ही लॉजिक था? ठीक है, गलत। ठीक है, हो गया ना, भूल जाओ। 10-11 को पेपर भी दिया था, वो भूल जाओ। बस वो याद रखो कि लाइक कि अभी तुम्हारी मेहनत कम थी। बस इतना वाला पोर्शन याद रखो, बाकी कुछ मत याद रखो। कैसा हुआ, क्या हुआ, सब भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि लाइक तुम्हें ये जो 10 दिन है ना, तुम्हें जान लगा देनी है बस। चलो नहीं, ठीक है, मतलब 200 क्वेश्चन भी करने की जल्दी होती है, सही बात है। बट ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे पेपर में 200 आया था। वो 200 क्वेश्चन तो सबके पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना? 63। द सेंसिटिविटी ऑफ एन मल्टीमीटर इज गिवन बाय। चलो तो 25। क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी दैट इज किलो ओम पर वोल्ट। ठीक है, किलो ओम पर वोल्ट। डन। सेंसिटिविटी 64। एन इलेक्ट्रोमीटर एम्पलीफायर हैज हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ। 64 बोलो। इलेक्ट्रोमीटर एम्पलीफायर हैज हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ। कितने का होता है? आंसर इज डी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाओगे आप, लाइक तुक्का ही लगेगा आपका। सिंपल सा। ठीक है ना? अब वो तुम्हारी किस्मत है, वो तुम्हारी किस्मत है। और ये भी मत सोचा करो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, सबकी होती है।
मुझे पता था यही लाइन बोलोगे इसलिए पहले बता दिया। मेरा लगा तो चलो अच्छी बात। 65। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू एन इंडेक्स चैनल? तो चलो इसमें तो तुम्हारा वही वाला लॉजिक तुम्हारा काम दे देगा, दैट इज डी। पता नहीं, मैं भी पहली बार सुन। 66। Chromatography is a physical method that is used to separate and analyze complex mixtures. Science of precise and accurate measurement of various physical quantities termed as metrology। ठीक है, मेट्रोलॉजी। जिसको मान लो इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा था, हिंदी में आ गए होते तब भी आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाते। अगर मुझे यहाँ पे देखो, इसलिए कई बार याद रखना, कई बार हिंदी काफ़ी हेल्प कर देता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप यहाँ से सीखो, एक ना। हमारी तो सबसे अच्छी क्लास। 68। Which of the following cannot be treated as a requirement of the instrumentation amplifier? इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर, लो इनपुट इम्पीडेंस। ये एकदम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एकदम बीच में चला गया हुआ है। एम्पलीफिकेशन ऑफ लो लेवल सिग्नल कैन बी डन यूजिंग इलेक्ट्रोमीटर एम्पलीफायर। जरा भी परेशान मत हो, बस आ रहा है आने दो, आंसर देखो, याद कर लो, जाने दो। ठीक है ना, समझ रहे हो नहीं? जो लाइक समझने लायक जो कॉन्सेप्ट वाला होगा मैं खुद ही बता दूँ। सर ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, मत परेशान होना। अगले पेपर में भी ऐसे ही आएंगे, सबके लिए आएंगे यार, क्या दिक्कत है? आपके लिए अलग से थोड़ी ना 70। विच सर्किट इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव रिपीटर्स? लॉजिक के नाम पे कुछ नहीं है। विच डिवाइस डज द डाटा कंप्रेशन? सोर्स इनकोडर। ये तो मेरा तो ये करवाने का भी मूड नहीं था, मैं तो बस इसलिए करवा रहा हूँ कि गलती से ये क्वेश्चन दोबारा ना आ जाए, वरना जरा भी मतलब ऐसे ना इच्छा नहीं थी। एम्पलीफिकेशन ऑफ लो सिग्नल कैन बी डन बाई। 70 का क्या आंसर? फिर से देख लो एक बार, याद तो करवा दे कम से कम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर, दैट इज low input impedance, amplification of low level signal can be done using electrometer amplifier, okay? Or which circuit is called as regenerative repeaters, that is digital circuit, ठीक है?
विच डिवाइस डज द डाटा कंप्रेशन? इसका आंसर है बी, सोर्स इनकोडर। ठीक है, ये सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ मत सोचो, क्या है, किस सब्जेक्ट से, कहाँ से आया हुआ है, बस एक 2% पॉसिबिलिटी दिमाग में रखो कि क्या पता उनका दिमाग खराब हो तो फिर से दे दें, लाइक उसके लिए करवा रहा हूँ बस, और कोई कंसर्न नहीं है मेरा। डिजिटल कम्युनिकेशन इज, तो इसका 72 का आंसर क्या हो जाएगा? इज लेस सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। डिजिटल कम्युनिकेशन इज, खैर ये तो बता सकते हो आप कि डिजिटल कम्युनिकेशन जो होता है वो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इन्वायरमेंट आपका कैसा चल रहा। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? क्या चाहते हैं यार ये? डिजिटल कम्युनिकेशन तो एई में भी नहीं आता, एई की तो बात ही छोड़ दो। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? तो 73 का, नीड्स मोर बैंडविथ एंड इज मोर कॉम्प्लेक्स। आईटीआई वालों को क्या मतलब, वो ज़्यादा खुश होंगे, उनको पता है कि मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, दुखी डिप्लोमा और बीटेक वाले हुए होंगे। एनालॉग इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड टू डिजिटल यूजिंग, ये तो शायद रिपीट इसमें, किसमें होगा? सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और कोडिंग, सारे ही होगा। ठीक है, हाउ मेनी साइकिल्स विल एन एसी सिग्नल मेक्स इन 2 सेकेंड इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज? वन, बोलो, वन, हाँ हाँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो फिर से रिपीट हुआ ना, पत्थर मारते फिरोगे खुद की खोपड़ी पे। 1 साइकिल, 1 हर्ट्ज मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। 1 हर्ट्ज, ये 1 हर्ट्ज ये कुछ और था यार, है किसी के पास? तो है, हाँ ठीक है, 100 हर्ट्ज। अच्छा नीचे लिखा तो होगा, सॉरी, बोल रहा हूँ हिंदी में। ठीक, 100 हर्ट्ज, ठीक है, लाइक कि क्या है, 100 साइकिल पर सेकेंड, मतलब क्या है कि आ, 1 सेकेंड में 100 साइकिल, तो 2 सेकेंड में कितना, 200 साइकिल, ठीक है यार, 75। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बोलो। दैट इज सी, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद इधर हो गया, ये तो शायद हमने किया था ना दिन में। चलो, 157, इधर तो ठीक ठाक दिख रहे हैं यार क्वेश्चन। लैप वाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन? क्या हो जाएगा? हाई करंट एंड लो वोल्टेज, ठीक है, हाई करंट और लो वोल्टेज। किसने डी बोला? आके बाहर फेंक देंगे।
ऐसे में तो मत, एक तो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कि लाइक कि रेयर हैं, अपने रेंज में आ रहे हैं और उसमें भी गलती कर दोगे। पैरेलल पाथ ज़्यादा होता है तो करंट भी ज़्यादा होता है ना। 158। What are the necessary condition for voltage build-up in self-excited generators? डी। ठीक है, चलो बढ़िया। Series generator are used in which of the following applications? That is again C, used in booster। इसमें भी किसी ने भावनाओं में बह के ऑल ऑफ दीज लगाया हुआ है, ईमानदारी से बताना। चलो ठीक है। देखो, इसमें दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है बट आंसर नहीं है। वही चीज मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, दो क्वेश्चन थे ऐसे, याद है कि नहीं? एक और जगह था ऑल ऑफ दीज था बट वो आंसर नहीं था, तो दो मतलब एक मार्क्स हो गए, लाइक कि हाँ रैंकिन वाले में। तो इसलिए मतलब लाइक कि ऐसा नहीं कि लाइक डी देखते ही लगा दिया बस। 160। इन सीरीज आरएलसी नेटवर्क वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर 5, 2 and 2 volt. Find the total voltage. तो क्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के क्रॉस कितना है? 5। इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस कितना है? 2। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा होगा? रेजोनेंस हो रहा होगा। यस या नो? इसमें क्या हो रहा होगा? रेजोनेंस हो रहा होगा, तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है। 160, सॉरी, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वोल्टेज would cause a bulb to burn on and off। कितना? सिंपल है यार, ए। ठीक है, ओके। द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 100, इट्स पीक वैल्यू इज। तो तुम्हारे भावनाओं के साथ खेला गया है, बेसिकली खेला गया है जिन्होंने ए लगाया हुआ है। उसने बोला आरएमएस वैल्यू दैट इज 100, दैट इज व्हाट? मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट टू ना। मैक्सिमम क्या है? 100 × √2। आंसर इज बी। ठीक है। 163। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बोलो। सिंपल यार, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो मैग्नेटिक पोटेंशियल तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। ठीक है, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग रोटर इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट? थर्मल के लिए क्या होता है? ए सिलेंड्रिकल। सेलेक्ट द मोटर दैट शुड नॉट स्टार्टेड ऑन नो लोड। ओब्वियसली सीरीज मोटर। ठीक है, ओब्वियसली सीरीज मोटर। A short circuit test on a transformer gives what? Copper loss at, बोलो। कॉपर लॉस एट, अच्छा
कॉपर लॉस एट, ये बताओ कि लाइक कि मैं अगर उसमें करंट हाफ फ्लो कराऊंगा तब भी वो फुल लोड देगा? और 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 लाइक कि यहाँ पे एक बात समझो आप, कॉपर लॉस अगर आप रेटेड लोड्स पे नहीं कराओगे तो क्या वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होने से मना कर देगा? बोलो, अगर आप उसे रेटेड करंट नहीं दोगे तो क्या वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने से ही मना कर देगा क्या? नहीं ना। लाइक कि वो बात अलग है कि एग्जैक्ट कॉपर लॉस नहीं आएगा, फुल लोड कॉपर लॉस नहीं आएगा। नहीं समझ पा रहे हो? आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर। यार अगर रेटेड करंट दोगे तो रेटेड कॉपर लॉस देगा, फुल लोड कॉपर लॉस देगा। अगर रेटेड नहीं दोगे तो लाइक कि जितना दोगे उसके हिसाब से तो कॉपर लॉस देगा ही ना यार। यस या नो? लो, किसी ने लगाया बी? पेपर में किसी ने बी लगाया है? वन 167। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, किसका रेजिस्टेंस होता है? फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट सर्किट इज यूज्ड इन, कहाँ यूज किया जाता है? रिपल्सन स्टार्ट, इंडक्शन, रन, मोटर, मतलब वही शॉर्ट सर्किट, मतलब वो ब्रशेज को शॉर्ट सर्किट करते थे ना अपन। यस या नो? ब्रशेज को शॉर्ट सर्किट करते थे, याद है? ठीक है, ओके। 310 किलोमीटर लॉन्ग लाइन कंसीडर्ड एज व्हाट? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, 169 का ए। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा प्रतिघातक है? विच टाइप ऑफ रिएक्टर? इलेक्ट्रिकल का है, जीके का है? बॉइलिंग वाटर टाइप। ठीक है, स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, ये तो शायद कुछ एक दिन पहले ही डिस्कस किया था ना ऑफलाइन में। स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी रिलेटिव परमिबिलिटी कंडक्टिविटी 71 डी इन एनी एसी सर्किट, इन एसी, इन एनी एसी सर्किट ऑलवेज, क्या है? 172, दैट इज अपरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर। ठीक है, सिंपल है यार। नेक्स्ट, 4 amperes of current are measured through a 24 ohm resistor connected across a voltage source. How much voltage does the source produce? 4 ampere of current are measured through a, like simply 24 into 4, that is what? 96. Which of the following battery is used for aircraft? निकल आयरन बैटरी। लेड एसिड बैटरी थोड़ी नहीं, लेड एसिड बैटरी नहीं यूज करते, क्या करते हैं? निकल आयरन बैटरी। लेड एसिड बैटरी तो घरों में यूज की जाती है ना। ठीक है, petroleum jelly is applied to the electrical connections to the
लेड एसिड बैटरी, दैट इज डी, प्रिवेंट कोरिजन। When using ohm meter, applied voltage is to be disconnected from the circuit because, बोलो, क्योंकि जो ओम मीटर होता है उसका खुद का बैटरी होता है ना, ठीक है। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि लाइक कि ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जिसमें हम सोर्स का यूज नहीं करते हैं, तो दैट वाज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर याद हो तो क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में ही था, तरीका अलग था पूछने का। 177, in a moving iron meter the deflecting torque is proportional to, तो टी डी इक्वल टू बी आई एन ए टू, अच्छा सॉरी, मूविंग आयरन, सॉरी तो पीएमएमसी का है। मूविंग आयरन के लिए क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, so that is B on. When a capacitor was connected to the terminal of ohm meter, the when a capacitor was connected to the terminal of ohm meter, the pointer indicates a low resistance initially and those then slow came to infinity position. तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आई थिंक उसमें, लेकिन उल्टा पूछा था कि लाइक कैपेसिटर क्या है। उसने पूछा था कि इनफाइनाइट में स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा था और फाइनली वो ओपन सर्किट हो गया, तो बताओ एलिमेंट क्या है। घुमा फिरा के लाइक क्वेश्चन, मतलब थोड़ा बहुत एक आध बंदा उसमें जो कमेटी होगा लाइक उसने ईमानदारी से काम करा हुआ है, बाकी तो सारे मतलब ऐसे ही हाल सी टाइप। 179, द साइज ऑफ अर्थ और ग्राउंड वायर इज बेस्ड ऑन द, 179 आंसर इज साइज ऑफ अर्थ ग्राउंड, लाइक कि फॉल्ट करंट पे भी डिपेंड करता है और सॉइल रेजिस्टेंस पे, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट 180, कॉपर एज अ कंडक्टर फॉर केबल इज यूज्ड एज अनिल्ड, ठीक है। लाइक उसके ऊपर एक लेयर होती है, लेयर होती है, अनिल्ड के बारे में बात हुई थी ना, अनिल्ड वायर, ठीक है यार। व्हेन द रोटर स्पीड इन अ सिंक्रोनस मशीन becomes more than synchronous speed during hunting, the damper bar develops, क्या इसकी तरह काम करेगा, इंडक्शन मोटर की तरह, इंडक्शन जनरेटर की तरह। ज़्यादा हो गया तो इंडक्शन जनरेटर, और अगर कम हो गया तो इंडक्शन मोटर। अगर सिंक्रोनस स्पीड से कम है तो इंडक्शन मोटर, और ज़्यादा हो गया तो इंडक्शन जनरेटर। गलत हो गया क्या संजीव, बताया था यार इसको तो। कि जब अगर वो कम है तब तो वो इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा ना, बिकॉज इन इंडक्शन मोटर एन आर इज ऑलवेज लेस देन एन एस ना, ठीक है। बचा के रखो। इन 182, इसका बताओ। पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप, ठीक है। जेनर डायोड आर जनरली मेड ऑफ किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। कीपर इज यूज टू, क्या होगा, कीपर, ये वर्ड शायद एक बार और आया था ना,
मैग्नेटिक कीपर, अब वही है कीपर, अब क्या कीपर लाइक कि मैग्नेटिक कीपर बोलना था इसको। तो मैग्नेटिक कीपर इज अ फेरोमैग्नेटिक बार made from soft iron or steel which is placed across the poles of a permanent magnet to help preserve the strength of magnetic by complete। अच्छा ठीक है, देखो यार, होता क्या है ना, कीपर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक आपने परमानेंट मैग्नेट लिया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया। मान लो एक परमानेंट मैग्नेट लिया, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट लिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। तो अब ये निकलेगा तब ये पाथ कंप्लीट कब होगा, जब यहाँ पे कोई एक ऐसा मीडियम होगा जो इसका पाथ कंप्लीट करने देगा। यस या नो, बोलो यार। ये पाथ कंप्लीट कब होगा, जब कोई एक ऐसा मीडियम होगा, वो मीडियम कैसा होना चाहिए, हाई रिलक्टेंस या लो रिलक्टेंस, हाई रिलक्टेंस या लो रिलक्टेंस, दैट इज ऑब्वियसली लो रिलक्टेंस। तो एक्चुअली कोई बार मैग्नेट है, उसका पाथ कंप्लीट रहेगा तो वो बेसिकली उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो रिमेन रहेगी। और अगर ये पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है काफी दिनों के लिए, तो लाइक उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटती चली जाती है। तो लाइक कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि क्या करे, ये पाथ कंप्लीटेड होता रहे, कंप्लीट होता रहे। तो इसके पाथ को, परमानेंट मैग्नेट के पाथ को कंप्लीट कौन करता है, तो आंसर इज मैग्नेटिक कीपर। क्या ये बात हमें क्लियर होगी, लाइक जस्ट उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ताकि उसकी जो एक्चुअल बिहेवियर है वो चेंज ना हो। समझ में आया? जैसे होता है ना यार, कोई चीज़ सामान लाते हो आप खरीद के, तो लाइक अगर वो 1 डेढ़ साल तक चलानी है तो उस पे टाइम टाइम पे उसकी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है। समझे हो नहीं? तो वो फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। तो फेवरेबल कंडीशन किसकी हेल्प से देंगे, तो आंसर इज मैग्नेटिक कीपर। तो आंसर इज डी। क्लियर है सबको? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। 185। निकल। ये सी क्यों बोल रहे हो तुम लोग, दिस इज डायामैग्नेटिक मटेरियल ना, सी क्यों बोल रहे हो? एल्यूमिनियम भी आपका, एल्यूमिनियम होता है पैरामैग्नेटिक, कॉपर इज ए डायामैग्नेटिक, टंगस्टन इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, आंसर इज डी। याद रखना, एल्यूमिनियम इज अ पैरामैग्नेटिक, कॉपर इज ए डायामैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अच्छा, आप उससे तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन नहीं, ठीक है। 186 क्या है, दैट इज बी, कूलम पर वोल्ट। लेकिन इंडक्टेंस है, कैसे आया, भी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपॉन डी आई बाई डी टी, दैट इज वोल्ट डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। मतलब क्या हो गया कि अच्छा सॉरी, नॉट अ यूनिट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो हेनरी तो होता ही है, और वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर ये भी होता है, और कूलम ये तो नहीं होगा। ओके, पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू, बोलो। सारे ही हैं, सारे फार्मूले हैं, ठीक है।
And 188, an instrument which detects electric current is known as galvanometer, which is the best conductor of electricity. Silver. Four bulbs of 40 watt each are connected in series with a battery across them. Which of the following statement is true? Current through each bulb is same. सही बात है, सही बात है, सीरीज में है. ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूज टू फाइंड. क्या होगा? सारे. पावर फैक्टर, शॉर्ट सर्किट, मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट इज वेरी सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट ना. 191 का डी. 192. In squirrel cage induction motor, the rotor slots are usually given slight skew in order to. इसका आंसर क्या था? Reduce magnetic humming. Buckles relay can be installed on oil cooled transformer. ठीक है, above 500 kV. A. The transformer laminations are insulated from each other by. A B question I think repeated है. Thin coat of varnish. In which of the following equipment direct current is needed? Telephones, relays, time switches, all of these. रिले में थोड़ा डाउट. हाँ तो चलो बोथ करती है तो लाइक ये आप डीसी दोगे तो काम करने से मना तो नहीं कर. हाँ ठीक है, ठीक है. में उस सर्किट ब्रेकर का जो कांटेक्ट होता है वहाँ पे एक डीसी बैटरी लगी होती है ना. मतलब ये आपका यहाँ पे एक ये होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक डीसी बैटरी जो कि बेसिकली इसको अट्रैक्ट कर करके अट्रैक्ट कर मतलब एक बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा होता है. जब इसका पाथ कंप्लीट होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, ठीक है. डी. द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉजिंग फ्लो ऑफ करंट्स आर. बोलो. वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर एंड स्विच. मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ. हाँ, तो रजिस्टर तो कंडक्टर ही है ना. वोल्टेज सोर्स एंड अ कंडक्टर. एक बात बताओ, एक मतलब ऐसे मतलब बिना स्विच के करंट कैसे फ्लो कराओगे मुझे बता दो एक बार. और तुम्हें झटका नहीं लगेगा? मतलब कैसे कराओगे? बस वो वोल्टेज सोर्स दे दिया मैंने, एक रजिस्टर ले जाके ऐसे हाथ से ऐसे कराओगे? मिनिमम रिक्वायरमेंट के चक्कर में तुम अपनी सेफ्टी खत्म कर दोगे. झटके लग रहे लगने दो. आंसर इज ए. 197. लीक ट्रांस प्रोवाइड्स. चलो ट्रांसफार्मर है इनिशियली बेसिकली आपका क्या प्रोवाइड करेगा? हाई वोल्टेज. और लास्ट which law states that closed electric circuit the applied voltage is equal to the sum of voltage drop? What is the answer? Kirchhoff's सेकेंड लॉ. वही मतलब केबीएल के बारे में बात कर रहे हैं. किरचॉफ फर्स्ट लॉ केसीएल, किरचॉफ सेकेंड लॉ केबीएल. कंड्यूट पाइप्स आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट विच cables? Unsheathed, armored.
पीवीसी सीथेड केबल, ऑल ऑफ दीज। अनसीथ केबल, ठीक है। देखो फिर से तुम्हारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया, ऑल ऑफ दीज। तीसरी बार धोखा मिला तुम्हें, समझ जाओ अब। क्वेश्चन नंबर 200। अंडरग्राउंड केबल आर laid to sufficient depth to minimize the effect of shock and vibration to gassing vehicle। आंसर इज, लाइक ए आपका था कंप्लीट